ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। आज हम श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में लेक्चर श्रृंखला चल रही धरा से उठते कदम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज की हमारी वक्ता श्रीमती अर्तिंदर संधू जी हैं, जो आज आपसे मीडिया के दौर में स्त्री संपादक होना विषय पर अपनी बात रखेंगी। अर्तिंदर जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है बहुत बहुत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, शुक्रिया जसविंदर जी। मैं थोड़ा सा परिचय आप सभी को अर्तिंदर संधू जी के बारे में दे दूं। अर्तिंदर संधू पंजाबी में एक बहुत ऊंचा मुकाम कविता में रखती हैं। इनकी कम से कम 17 पुस्तकें जो हैं पंजाबी कविता की आ चुकी हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन है और हिंदी में कुछ किताबें हैं। संपादन भी इन्होंने किया है बहुत सारी पुस्तकों का। और आजकल जो सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमने इन्हें स्पेशल आज के लिए इनवाइट किया है वो ये है कि ये अपनी एक मैगजीन जो है पंजाबी में निकालती हैं, जिसका नाम है एकम। आप सभी को मालूम है कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं बहुत छपती हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन उस दौर में इतनी पत्रिकाओं के होते हुए, क्योंकि सभी के अपने अपने पाठक हैं, अपने अपने विषय हैं, अपने अपने लेखक हैं, लेकिन जब एक स्त्री ऐसे दौर में जब बहुत सारी पत्रिकाएं पत्र पत्रिकाएं निकलती रहती हैं सभी भाषाओं में, और आमतौर पे जब ये भी कहा जाता है कि ये तो जो पत्रिका निकालना जो है वो घाटे का सौदा है, क्योंकि हिंदुस्तान में किताबें लेकर पत्रिकाएं लेकर पढ़ना बहुत कम शौक रखा जाता है। जहां अखबार भी कहते हैं कि इधर उधर से लेके पढ़ लिया जाए, वहां पर पत्रिका लेकर पढ़ना, खरीद कर पढ़ना तो एक नई सी बात लगती है। तो ऐसे दौर में अर्तिंदर संधू जी ने कैसे सोचा कि उन्हें जो है पत्रिका निकालनी है, और उन्होंने ये हिम्मत की। और मजे की बात ये है कि बहुत थोड़े समय में ये अपनी पत्रिका को बहुत ऊंचाई पर ले आई कि आज इनकी पत्रिका पंजाबी साहित्य में, पंजाबी पत्रिका में बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं। तो ये अपने अनुभव आज हमारे साथ जो है साझे करेंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका कॉलेज की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, हमारे विद्यार्थियों की तरफ से अर्तिंदर जी। अब ये मंच आपका है और आप अपने अनुभव जो है हमारे साथ साझे कीजिए। आइए। शुक्रिया जसविंदर जी। मैं अर्तिंदर संधू, जैसे बता दिया जसविंदर जी ने, और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ एक स्कूल की। लेकिन मैंने मैगजीन रिटायरमेंट के बाद शुरू किया था। मैं साइंस स्टूडेंट थी, बीएससी की मेडिकल, और पढ़ाई भी साइंस ही पढ़ाई ताउम्र। लेकिन मेरा लिटरेचर के साथ लगातार कांटेक्ट बना रहा। साइंस स्टूडेंट होते हुए भी कॉलेज में आई वाज कनेक्टेड, रेगुलरली कनेक्टेड विद द लाइब्रेरी। एंड ऐसा होता था कि मैं 2 कॉलेजेस में पढ़ी हूँ, 3 में, तो वहाँ ऐसा होता था कि किताबें पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में किताबें मिलनी मुश्किल मिलती थी, इतनी सारी पढ़ी जाती थी, इतनी तेज स्पीड थी। तो उस टाइम में मैंने मैक्सिमम पढ़ा। साइंस स्टूडेंट होते हुए पंजाबी और हिंदी का लिटरेचर पढ़ा। उन दिनों रशियन लिटरेचर बहुत सारा ट्रांसलेट होके इधर आ रहा था, तो वो बुक्स मैंने पढ़ी। मैं अब जानना इतनी देर बाद कि वो क्लासिक्स थे जो मैंने तब पढ़े। तब पता नहीं था, तब तो पढ़े जाते थे, ये बात थी। तो जो पढ़ा था, जो गेन किया, उसने वो एक्चुअली इम्बाइब होके वो मेरे कितने साल बाद मेरे अंदर से निकलना शुरू हुआ। मैं साइंस स्टूडेंट होते हुए जब मैंने कविता तो मैं लिखती थी स्कूल टाइम से, लेकिन
आफ्टर मैरिज, कॉलेज टाइम भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन आफ्टर मैरिज औरतों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे समाज में पड़ जाती है। तो मेरा वो सफर जो था कविता का, पढ़ना तो जारी रहा, लेकिन वो जो मेरा सफर था लिखने का, वो 27 साल 27 इयर्स रुका रहा, क्योंकि मुझे बच्चे पालने थे, पढ़ाने थे, सर्विस कर रही थी, घर के काम थे, रिश्तेदारियां थी, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। तो उतनी देर में मैंने सिर्फ पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया। जब मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए तो फिर मेरे पास जितना बिजी थी मैं, उतना खालीपन आ गया। तो तब ये मेरी रचनावली मैंने फिर से कविता के साथ जुड़ी। मेरी पहली बुक मेरी तब प्रिंट हुई जब वो मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए। वो मेरी कॉलेज टाइम की कविताएं थी जो इतने 27 साल तक मेरी अलमारी में पड़ी रही, और तब बुक आई। और उसके बाद ये निरंतर सिलसिला चालू हो गया, क्योंकि जितनी कविता रुकी पड़ी थी, जितना साहित्य, जितनी वार्तक मेरे अंदर रुकी पड़ी थी इतनी देर तक, वो सारी निकल के आनी शुरू हुई। और मेरी अब तक वो मेरी मौलिक ओरिजिनल 13 बुक्स है पोइट्री के, और दूसरी कंपोज हुई पड़ी हैं कुछ बुक्स अभी, और 4 किताबें तो मैंने संपादित की हैं अलग अलग, कुछ ट्रांसलेट करके हिंदी से, और एक पाकिस्तानी कहानियां की अंडर प्रिंट है, अंडर पब्लिकेशन है। और रिसेंटली जो किसानी के बारे में कविताओं की एक किताब, वो भी अंडर पब्लिकेशन है, अब 1-2 दिन में आने वाली है। तो साथ में साथ मेरी अमिया कुमार जी ने मेरी कुछ चुनिंदा कविताएं भी अनुवाद करके एक किताब कविता की दस्तक छपवाई वहाँ दिल्ली में ही। तो मैगजीन का सफर भी ऐसे शुरू हो गया, क्योंकि मेरे जब मैं पढ़ती थी, मैं स्टूडेंट होते हुए मैं पढ़ती थी इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग, फेमिना, साइंस रिपोर्टर, विज्ञान लोग वगैरह, सब तरह की मैगजीन्स की मैं स्टूडेंट रही थी, मतलब रीडर थी। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही मैं खुद अपने वैसे मैं स्टूडेंट मानती हूँ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कॉल माय सेल्फ स्टूडेंट। आई एम स्टिल स्टूडेंट। मैं बच्चों से भी, जो मेरे बच्चों के बच्चे, मैं उनसे भी सीखती हूँ। अभी भी जो कुछ नया वो करते होते मुझे नहीं आता, मैं सीख लेती हूँ। तो तब ये सिलसिला शुरू हुआ, मेरे मन में था कि मैं जैसे इलस्ट्रेटेड लिखी थी, मैं कोई मैगजीन वैसी पंजाबी में निकालूं। तो मैं कुछ वाकिफ जो एडिटर थे मैगजीन्स के, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और मैं सोचती थी कि वो मुझे गाइड करेंगे, वो मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे 2-3 से मैंने सलाह ली कि मैं मैगजीन स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो क्या करूँ। वन ऑफ देम सेड, क्या करोगे मैगजीन करके। मैंने कहा मैं मनमर्जी करनी चाहती हूँ। तो ही सेड, मेरी मैगजीन में मनमर्जी कर लो। लेकिन मुझे पता था मुझे कौन मनमर्जी करने देगा अपनी मैगजीन में, तो मैं भी क्यों करूँ। तो दूसरे ने कहा एक पेज मेरी मैगजीन से ले लिया करो। तीसरे ने कहा तू हमारा ही मैगजीन ले लेती। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिली, गाइडेंस, तो मैंने शुरू कर लिया मैगजीन ऐसे ही। तो पहले तो प्रॉब्लम्स थी कि जब आप जैसे जैसे ए लिखना सीखते हैं, का लिखना सीखते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि इसे कैसे लिखना है, कोई अक्षर टेढ़ा हो जाता है, वैसे ही हाल था मेरा। खैर वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी सीखा। तब मैं रिटायर हो चुकी थी, मेरे बच्चे अपनी अपनी जगह पे, दोनों बेटी बेटा डॉक्टर है, वो जा चुके थे अपनी जगह पे। आई वाज फ्री टू डू एक्सपेरिमेंट्स। तो फिर मैंने ये मैगजीन शुरू किया। तो लेकिन मेरे ऊपर किसी को यकीन नहीं था कि ये एवरेज लेडी, एवरेज राइटर, ये क्या मैगजीन निकालेगी। तो मुझे मैगजीन, मुझे प्रॉब्लम थी मैटर की भी, लेकिन मैंने ये था कि मन में एक मतलब पिक्चर थी बनी थी कि ये मैटर अच्छा है, ये तो पता था मुझे, लेकिन मैंने वो समझौता नहीं किया, ना मैटर से किया। लेकिन ये कि जरूर किया कि मैं ये सोचती थी कि मुझे हर एक तरह के रीडर्स, राइटर्स को छापना चाहिए, जो नए हैं, जो छोटी उम्र के हैं, जिनको अभी पता नहीं कि क्या ठीक है, क्या गलत है, कैसे लिखना है, उनको छापना चाहिए। उनके लिए मैंने मैगजीन में एक कॉलम शुरू किया, सजरा का, यानी फ्रेश कविता, फ्रेश पोइट्री और वट एवर कम्स आई पब्लिश।
उनके लिए। और कुछ लोग ऐसे भी मेरे निगाह में आए कि जो लेट लिखना जिन्होंने शुरू किया, बहुत देर से लिखना शुरू किया, जिन्होंने बड़ी उम्र में, उनके पास अनुभव था, उनके पास वर्ड्स थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये चीज़ साहित्य कैसे बनेगा, उनके पास पुख्तगी नहीं थी। तो मैंने उनको इनकरेज करने के लिए एक कॉलम शुरू किया, बाद दोपहर, यानी कि ज़िंदगी की दोपहर के बाद जो लोग कलम उठा रहे हैं, उन्होंने ये लिखा है, वो अपने तजर्बे को लिख रहे हैं, तो मैंने उनको कॉलम जगह देनी शुरू की। इसके अलावा मुझे था कि जो पुराना हम लोग जो गुम हो रहा हमारे आसपास में, उसके लिए मैंने कॉलम शुरू किया, पैन कपाई फूल, यानी कि हमारे कैसे कपास को फूल पड़ते हैं, तो वो मैंने एक कॉलम, और ऐसे और भी कॉलम है। मतलब मैं अपनी मैगजीन में एक कहानी, एक कविता, एक हर बार एक अच्छे शायर को प्रेजेंट करती हूँ, उसकी कविताएं, उसका स्वय कथन कि वो कैसे लिखते हैं, वो कविता को कैसे महसूस करते हैं, और उनके बारे में कुछ और राइटर्स की राय, व्यूज, वो भी उसमें शामिल थे। और कहानी अगर अच्छी मिलती है तब भी करती हूँ, और कहानियाँ, और बहुत हर तरह का मैटर। इसके अलावा मैं रेगुलरली दूसरी लैंग्वेजेस से, हिंदी से, इंग्लिश से, अदर लैंग्वेज से, जहाँ भी मुझे अच्छा मैटर मिलता है, मैं उसे ट्रांसलेट करके पंजाबी में अपने मैगजीन में ले आती हूँ। मैगजीन में 2 पेजेस मैं टाइटल के रखे हुए हैं। एक पेज ऐसा भी है, उसका नाम है हवा के नाम। हवा के नाम, हवा इस औरत, और औरत के नाम, उसमें इंटरनेशनली औरतों के साथ जो हो रहा है, जैसे कभी हमें पता चलता, हमें ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन मैं पिकअप करती हूँ ऐसी न्यूज़ कि स्विट्ज़रलैंड में भी औरतें स्ट्रगल कर रही हैं कि हमारी पे जेंट्स के बराबर नहीं है। वो सोचती कि हम सारे टैक्सेस को उनके बराबर दे रहे हैं, तो हमारी सैलरीज उसके बराबर नहीं है। जैसे जापान में औरतों को कहा जाता है कि तुम लोग ऐनक नहीं पहनो, स्मार्ट नहीं लगती, तुम हाई हील पहन के आओ तो फिर स्मार्ट लगोगी। तो वो स्ट्रगल्स कर रही हैं, वो स्ट्रगल्स हमारे सामने डेली आती नहीं, लेकिन वो है, औरतों के लिए हैं, क्योंकि वो चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज में है, चाहे कहीं है, वो है। ऐसे जो जैसे किसी के साथ, औरत के साथ, जैसे रिहाना वगैरह जिनके साथ ज्यादती होती है, वो मैं उस पेज पे, हवा दे नाम पेज जो है, उसके ऊपर मैं पब्लिश करती हूँ। और भी है, काफी कुछ है जो मैं अभी मैं सारा टाइम ऐसे ही ना खत्म कर दूं। तो ये मैगजीन एक्चुअली, अब चाहते हैं कि ये मैगजीन स्टार्ट कैसे हुआ। जब स्टार्ट तो मेरी जैसे इच्छा थी, स्टार्ट हुआ मैगजीन, तो मुझे मैटर की प्रॉब्लम थी। मैं लोगों को फ़ोन करती कि मुझे मैटर दो, तो मैटर बड़ी मुश्किल से, खैर मुझे मिलना शुरू हुआ ज़रा देर से, लेकिन 2-3 साल बाद ऐसा हुआ कि बड़े राइटर्स खुद ब खुद मुझे पूछ के मैटर भेजने लगे कि अब क्या भेज दें इस बार, कितने दिन देते हो। अब वो पूछते हैं, अब मैं किसी को अगर बोलती हूँ तो मुझे अब क्या भेजें, तो वो बोलते हैं कि कितने दिन दे रहे हो, तो मैं बोलती हूँ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ले लो, 1 वीक। तो ऐसा करके ये बड़े राइटर्स को अब विश्वास हो गया मैगजीन के ऊपर। लेकिन जब शुरुआत थी तब क्या था, तब तो पहले मैं सोचती थी कि जब मैं एडिटर नहीं थी तो मैं मैगजीन्स की काफ़ी हेल्प करती थी, किसी को 5,000 दे दिए, किसी को 2,000, किसी को 1 जैसे। लेकिन मैं सोचती थी कि ये एक प्रोसेस है हम लोगों के बीच, जो लिखते हैं, जो राइटर्स हैं। और मैं राइटर्स को, जब तक मैं खुद इस सर्कल में पूरी तरह से नहीं आई, तो मैं समझती थी कि ये जो राइटर्स हैं, ये तो देवताओं जैसे होते हैं। मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट थी, कोई राइटर आ जाता तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसे कहाँ बैठाऊँ, कैसे इज्जत करूँ। लेकिन जब खुद इस सर्कल में आ गई तो बहुत सारे चेहरे, अक्स टूटे, त्रेड़े पड़ी, और मैंने देखा तो जहाँ कुछ भी पूरा नहीं है, सब कुछ टूटा हुआ है। उसी टूटे हुए से में से हमने जो भी बनाना है, जो निकालना है, जो समझना है, जो करना, वही करना। तो मेरे लिए पहले सबसे पहले आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम
कि मुझे किसी ने मदद नहीं की, कौन करता। जेंट्स लोग तो आपस में मिलते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टियां करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन पार्टियों में खाते पीते हैं, एक दूसरे से मदद ले भी लेते हैं और हेल्प कर भी देते हैं। लेकिन मेरे लिए तो कुछ ऐसा था नहीं, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी एट सच टाइम। तो फिर मैंने जब एक बार ऐसा इंटरेस्टिंग है कि जब तीसरा इशू निकला तो मुझे एक पुराने राइटर, एक स्टोरी राइटर का फोन आया, बुजुर्ग का, कि बहन बधाई हो गई, मुबारक, यानी कि बहन मुबारक। मैंने कहा किस बात की मुबारक? उसने कहा तीसरा इशू भी निकाल लिया। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं जिन लोगों को आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैगजीन भेज रही हूँ कि ये मेरे सीनियर है, तो वो वेट कर रहे हैं कि ये तो अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी। जब भी कोई इंटरव्यू होती है तो मेरे मुझसे एडिटर होते हुए 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो ये होता है कि अमृता जी भी मैगजीन निकालते थे और अब आप निकाल रहे हो, तो कैसा लगता है? तो पहला सवाल ये, तो मैं अमृता जी, मैं सोचती हूँ, मैं उन्हें कही कि अमृता जी तो ऐसे थे, उनकी शख्सियत तो ऐसी थी कि अमृता जी तो एक किसी को इशारा करते तो एक को इशारा करे तो 10 लोग भागे भागे आते और उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते, जो भी कहते, जैसे उल्टा सीधा पैसा जो भी करते वो सब करते। लेकिन मुझे तो सब देख रहे थे कि ये कब गिरेगी, कहाँ से इतने पैसे लाएगी और ये कैसे मैनेज कर ली रहेगी अकेली औरत। क्योंकि जब कोई औरत ऐसा काम करती है तो घर वाले पहले साथ नहीं देते, उनका अक्सर औरतों को ये करना पड़ता है सहन के, घर वाले रोकते हैं, उल्टा होती है। लेकिन मैंने थोड़ा हौसला रखा, तो धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम 5-6 साल के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ आ गए और नाउ हमने काम बंटे हुए हैं कि जैसे मैं लिटरेरी वर्क सारा मैं करती हूँ, जो दूसरे काम हैं पोस्टेज वगैरह जो बाहर के काम कर रहे हैं, एड्रेस वगैरह, वो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो ये हमारा दोनों का अब एक सिलसिला बन गया है कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता था कि कब दूसरा पूछा जाता, कनाडा में एक इंटरव्यू हुई मेरी, एक एडिटर ने ली, तो उन्होंने पूछा ये कब तक आप अपने पास से ही करते रहोगे? हाँ, अपने पास से मैं कैसे, कि जब तक मैंने सोचा, एक बार फिर मैंने सोचा कि ये मैगजीन तो मैंने अब निकाल लिया है तो इसे बंद भी नहीं होने देना। तो फिर मैंने पेंशन से एक पार्ट अलग से रखना शुरू किया, तो उससे बखूबी मैगजीन चल रहा है, सारे खर्चे निकल रहे हैं उसमें से। तो जब लोग मुझे पूछते हैं कब तक आप अपने आप से अपने पॉकेट से मैगजीन निकालते रहोगे, तो मैं कहती हूँ कि अब 2 बच्चे डॉक्टर बना के बड़े करके एक तीसरा बच्चा पैदा कर लिया है, तो इसको भी पालना ही है। देखो जब तक पाल सकती हूँ पालती रहूंगी। तो ये था मेरा शुरुआती सफर, जो जैसे मैगजीन शुरू हुआ। मैगजीन का नाम है साहित्यिक एकम और अब प्यार से सारे लोग इसे एकम ही कहते हैं। लेकिन जब मैंने ये सोचा, पहली मेरे लिए स्ट्रेंथ का पहला सबक था कि जब मुझे उन्होंने कहा कि मैगजीन निकाल लिया तीसरा, तो मैंने सोचा, जब मुझे ये पता चला कि लोग मेरा मैगजीन बंद होने की वेट कर रहे हैं, तो ये मेरा पहला सबक था कि अब मैंने नहीं रुकना। पीछे नहीं हटना। जब मैंने ये सोच लिया कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है, तो मैगजीन में जैसे भी निकालूं मैं निकालती रहूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी। तो मैंने अपने पॉकेट से जब मैंने ये फैसला कर लिया, माइंडसेट, एक्चुअली आई हैव अंडरस्टूड कि ये माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया कि जब मैंने ये करना ही है तो मैं अपनी पॉकेट से अपनी पेंशन से ये पार्ट खर्च करती रहूंगी। तो ये मेरी शक्ति का दूसरा सोमा था, इसने मुझे स्ट्रेंथ दी। उसके बाद मुझे पूरे फिक्र खत्म हो गए, तो मैगजीन में मर्जी से निकालूं। अब मैंने जो भी मैटर, मुझे पता है कि मैंने क्या पब्लिश करना है, तो उसके लिए मैटर भी मिल रहा है, मैटर मेरे पास जमा भी रहता है और लोग कोऑपरेट भी करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी से फ़ोन आते हैं मैगजीन के लिए कि हम मेंबरशिप भेजनी चाहते हैं, तो ये चलते रहते हैं।
सो मैगजीन चल रहा है। ये दूसरा हिस्सा था मेरा कि जो मुझे ताकत दी जिन चीज़ों ने, और मैगजीन शुरू हुआ। तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि औरत होते, जब इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने पहला कहा कि एक तो पहला पार्ट है कि संपादक होना, और दूसरा पार्ट है इस इशू का औरत संपादक होना। जब आप संपादक हो तो उसकी कुछ मुश्किलें मैंने अब शेयर की आपसे। तो औरत संपादक होना सबसे मुश्किल है। जैसे एक मुहावरा है कि एक करेला दूजा नीम चढ़ा, वही बात हो जाती है जब आप औरत संपादक होते हो। आपसे कोई कोऑपरेट नहीं करता, क्योंकि आप किसी गुट का, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हो। अगर आप ग्रुप का पार्ट हो तो आप खत्म हो जाते हो, डिसॉल्व हो जाते हो, वहां आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे। लेकिन जब आप जो खुद हो वो रहना चाहते हो, तो आपको सबसे अलग होके खड़े होना पड़ेगा, और अपने आप को, जो अपना सेल्फ है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वो जब मैंने समझ लिया तो मेरे लिए सारी की सारी मुश्किलें आसान हो गई। अब 9 साल हो गए हैं, अब 10वें साल में ये मैगजीन है। तो इसका जो लेटेस्ट इशू था जनवरी वाला, वो ये है, और जनवरी इशू था, ये था, ये मतलब मैं हर बार इसका जो टाइटल है ना, वो भी मैं किसी एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट पेंटिंग का टाइटल बनाती हूँ, तो उसका मीनिंग लिख देती हूँ कि ये है। तो जब मैंने ये सफ़र मैगजीन का ये चल रहा है, अब तो मैं सोचती हूँ कि अब तो ये मेरी ज़िंदगी के साथ ही है। तो मैंने जब ये सोचा कि अब मैगजीन में ऐसे निकालती रहूँगी, तो फिर मैंने एक चीज़ को जो रियलाइज़ किया कि हम अपने समाज में, अपने दायरे में जितनी चाहे बातें कर लें कि औरतें और मर्द बराबर हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। आप कितना पढ़ जाओ, आप कितना काम कर लो, यू नेवर बिलोंग टू दैट सर्कल विच बिलोंग्स टू जेंट्स। आदमियों, ये दुनिया आदमियों के लिए ही है, आदमियों ने बनाई है, मर्दों ने बनाई है, और ये ज़्यादातर उनके लिए है। अगर औरत को स्टैंड करना है इसने, तो उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, सीखना तो पड़ता है, ये नहीं कि सीखना नहीं है, सीखना तो है, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो यू गो नोवेयर, कहीं के भी नहीं रहोगे आप। इसलिए ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट देना, उसे बना के रखना, उसे स्ट्रेंथ देते रहना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने देखा है कि ये औरतों, मेरे अब लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि लेटर भेजना है, मेरी कविता छपी, मेरी कहानी भेज दूँ या कुछ कर दूँ। लेकिन जब मैं कहती थी तो मेरे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं थी। अब उनको जब पता है कि ये मैगज़ीन चल रहा है, तो ये अब ये दूसरे देशों, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ उन कंट्रीज़ में भी जाता है, और उनके राइटर्स भी मैगज़ीन के साथ कनेक्टेड हैं, और मुझे मान है इसका, मुझे आई एम प्राउड ऑफ दिस। अच्छा लगता है कि ये इतना हो सका, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन औरत होते हुए जब आप, क्योंकि मैं लड़कियों को एड्रेस कर रही हूँ, तो मैंने इतनी देर में सीखा वो ये है कि आपको औरत होते हुए आपको अपनी हेल्प खुद खुद ही करनी पड़ेगी। आप किसी से उम्मीद नहीं रख सकते, और रखनी भी नहीं चाहिए। जब तक आप रिस्पेक्टफुली अपनी रिस्पेक्ट करते रहोगे और किसी से उम्मीद नहीं लगा के रखोगे, तब तक आपको कामयाबी मिलती रहेगी। और मैं अब एक अपने शायरा होने का फ़ायदा ले रही हूँ। मैं ऐसी एक कविता शेयर करूँ जैसी मैं बात कर रही हूँ कि औरत को गज़ल कहा जाता है, फूल कहा जाता है, बेल कहा जाता है। ऐसा औरत के लिए कि देवी कहा जाता है, अन्नपूर्णा कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन औरत क्या चाहती है, वो क्या है?
वो है। मैं पंजाबी, ये कविता तो पंजाबी में है, लेकिन मैं हिंदी की ट्रांसलेशन शेयर कर रही हूँ यहाँ। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਹਰਤਿੰਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜੋ ਕਵਿਤਾ। पंजाबी च बोला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। मैं क्या भी तुसी क्या हिंदी तो मैं नहीं, ਉਸ अच्छा ਵਿੱਚ मैं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ओके ਦੂਸਰੇ ओके ਹੈਗੇ ਨੇ मैं पंजाबी मैं दोनों च पढ़ देनी है जी, मैं दोनों च हाँ पढ़ देनी। हाँ जी, हाँ जी, पहला पंजाबी च पढ़ रही हूँ। हाँ जी जी जी। मैं गजल नहीं हाँ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹਾਂ। ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੌਕਟੇ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਲਈ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ। ਚੌਕਟੇ ਫਿਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੋਣ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਚੌਕਟੇ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ। ਇਸੇ ਹੁਮਸ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ। ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ। ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਆਗਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਆਗਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਖ ਚੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਖ ਚੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਕੇ, ਪੱਲਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ। ਸਿਰਜਕ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਜਕ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਨਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਪਰ ਕਤਰ, ਨਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਪਰ ਕਤਰ, ਫਿਰ ਦੇ ਭਰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਪਰ ਕਤਰ, ਫਿਰ ਦੇ ਭਰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਰਖ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਟ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਰਖ ਹਾਂ। ਸੰਗਣਾ ਸਜਗ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਖਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜੀਣ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਖਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜੀਣ ਦੇ। ਨਾ ਸਿਮਲੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ, ਨਾ ਚੰਦ ਕਹਿ, ਨਾ ਚਾਨਣੀ ਕਹਿ, ਨਥਿੰਗ। ਨਾ ਸਿਮਲੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਕਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਹਿਜ ਮੰਨ, ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਹਿਜ ਮੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ that energy, form of energy. ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਹਿਜ ਮੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ। ਇਸ ਸਹਿਜ ਚੋਂ ਜੋ ਫੁੱਟਣੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਹਿਜ ਚੋਂ ਜੋ ਫੁੱਟਣੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਂ।
ये कविता है औरत दे बारे विच जेहड़ी मेरी थिंकिंग के मुताबिक है। जे कहो बहुत तो अच्छी। हिंदी विच ट्रांसलेशन रीड कर दें कि ठीक है? नहीं, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ Okay. ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਅਰਤਿੰਦਰ ਜੀ। जी थैंक यू जी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह का मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं जे ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਸਿਲਸ ਪਥਰਾਟ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਸਟੋਨਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੂਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾੜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹੇਜਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੇਂਜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 100% ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਟਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ 100% ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੂੰਗੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹੈਲਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 100% ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ रहेगी अजय भी, मैं महसूस करती हूँ जी। अर्तिंदर जी, जैसे आपने बताया कि आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आपने मैगजीन निकाली, और लोग हेल्प करने की बजाय ये देख रहे थे कि ये मैगजीन कब बंद हो रहा है। जैसे एक आपने एक्सपीरियंस बताया कि किसी ने मुबारकबाद दी, वो मुबारकबाद नहीं थी एक्चुअली, वो व्यंग था, ताना था भी कब तक जो है ये चलेगा। लेकिन आपने हिम्मत दिखाई और आपने जो है इसको जारी रखा, और ये सोच लिया कि ये जो है बुढ़ापे में पैदा हुआ बच्चा है जिसको पालना है, और तब तक पालना है जब तक ये जवान नहीं हो जाता। तो बच्चे जवान होके जो है ना वो खुद ही उड़ जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और वो बाहर सेटल हैं, तो उसी हिसाब से मैं ये कहना चाह रही थी कि चलो ये इसमें तो आपको दिक्कतें आई, लेकिन एक एडिटर होने के नाते आप कवित्री के तौर पर पंजाबी साहित्य में जानी पहचानी जाती रही, लेकिन उसके साथ जब आप संपादक बनी एक मैगजीन की, तो उसमें आपको किस तरह से देखा गया, कैसा रिकॉग्नाइज आपको मिला, आप उस बारे में हमें बताइए। वो भी इंटरेस्टिंग है। आफ्टर 4-5 years मुझे एक आलोचक मिला यहाँ एक दिन, और वो जैसे आलोचक होते हैं, वो कॉलेज में लेक्चरर्स होते हैं और अपने आप को खूब वो समझते होते हैं। उसने मुझे बोला, मेरे साथ कहता, वैसे ना, वैसे मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। वैसे ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆਸ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਸੱਚੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਦਰ ਐਡੀਟਰ ਬਣਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡੀਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਛਾਪ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਛਾਪਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਛਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ 30 35 ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ 27 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੋਕਾਂਗੇ ਰਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। हिंदी में गल करो, हिंदी में गल करो। ओके ओके, हाँ जी। अच्छा, मुझे संपादक होते हुए मेरे लेखक रूप को भी, लेखक फॉर्म को भी फायदा हुआ है इससे कि मैं एडिटर चीखते हैं अक्सर कि हम एडिटर में इतने हम खो गए कि हमसे लिखा नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे प्रमोट किया है मेरे पढ़ने लिखने में। मैंने बताया आपको कि मैं किताबों, जो मेरे पास बहुत सारी किताबें आती हैं, उनके टाइटल में मैगजीन के बैक के पब्लिश कर देती हूँ, ताकि उनकी जानकारी दूसरे रीडर्स तक जाए और लेखक को खुद भी अच्छा लगता है। तो इनका मैं अभी तक, पता नहीं कल से मुझे जरूरत पड़ जाए, अभी तक मैंने किसी से कभी कोई पैसा मांगा नहीं है। मैं ये खुद अपनी इच्छा से कर रही हूँ ये काम, क्योंकि मैंने एड्स तो मुझे मिलनी नहीं, ना मैंने लेनी एड्स। तो अब तो एड मिले तो मैं तब भी ना लूँ, क्योंकि ये मेरा एक फॉर्मेट बन गया कि मैंने किताबों को पब्लिश करना है। अगर मुझे मैगजीन कोई ऐड मिलने भी लगे तो मैं कहाँ छापूंगी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। सो अभी तो मेरा माइंडसेट यही है कि मैं ये ऐसे काम कर देना। और मैंने बहुत सारी किताबें आ जाती है जब, तो जितनी किताबों के मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम किताबों के बारे में जो रीडर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाए। तो वो ये एक मैगजीन सिर्फ एक है मेरा जिसमें मैक्सिमम रिव्यूज होते हैं बुक्स के। इतने रिव्यूज किसी मैगजीन में नहीं होते, तो मैं कवर करती हूँ। तो फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सारी किताबें हर बार बच जाती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं जहाँ, तो उनके साथ कॉन्टैक्ट्स है, वो आगे कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं लोगों को, जिनको लोगों ने, कई लोग ऐसे हैं मेरे जैसे भी जिन्होंने अपने गांव में लाइब्रेरीज खोली हुई हैं, तो वो कांटेक्ट करते हैं। कभी मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ कि किताबें जमा पड़ी हैं, तो वो 300-400 जब किताबें हो जाती हैं तो वो लोग आके बैग बोरियां वगैरह भर के ले जाते हैं अपने गांव में, और वहाँ ये किताबें वो लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं। अभी तक यहाँ 3-4
बड़ी लाइब्रेरीज वाले भी ले चुके हैं। अभी भी मेरे पास 700-800 बुक्स अभी भी जमा है, वो लॉकडाउन के कारण कोई आ नहीं सका तो बुक्स जमा है। तो मैं एक तरह से ऐसे भी मैं ये काम कर रही हूँ कि जो किताबें मेरे पास आ जाती हैं वो पढ़ने वालों के पास चली जाए। तो जो मैगजीन है, वैसे मैगजीन पढ़ने वालों के लिए तो ये है कि जो 200 मैगजीन तो दिल्ली लाइब्रेरी मेरे से खरीद के और लाइब्रेरीज में भेज रही है, रूरल लाइब्रेरीज में। उसके अलावा मैं खुद कई लाइब्रेरीज में मैगजीन खुद अपनी तरफ से भी भेज रही हूँ कि जहाँ पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास मैटर जा सके और वो पढ़ सकें। मेरी मेन इच्छा तो यही है कि ये मैटर जो जितना मैं कर रही हूँ मेहनत से, ये पढ़ने वालों के पास जाए। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा, इतने सालों से आप जुड़े हुए मैगजीन से, कि मेरे पास अमेरिका से डॉक्टर गुरुमेल सिद्धू बड़े ट्रैवलॉग, बड़े अलग तरह के ट्रैवलॉग्स भी देते रहे हैं और अलग तरह का मैटर भी आता रहा है, अभी भी आता। मैं इनकरेज करती हूँ अलग तरह के मैटर को, और वो सारा आ रहा है और वो मैं गेन कर रही हूँ उसका। आई एम गेनिंग ऑल दैट फॉर मेरे अंदर का जो राइटर है वो सब गेन कर रहा है, तो उसका मुझे फायदा मिल रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि आपको वित्तीय सहायता तो नहीं मिली और इससे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा फाइनेंशियली देखा जाए तो, लेकिन मुझे लगता है कि एक संपादक होने में, जैसे आप खुद कविता से जुड़ी हुई थी, तो कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कवि दरबारों में जाते हैं, तो चलो बहुत सारे आपको कवि मिल गए, दूसरी भाषाओं के भी मिल गए, लेकिन संपादक होने पे आपका लेखकों का दायरा काफी बड़ा होगा, जिसमें प्रोज लिखने वाले हैं, क्रिटिक हैं, जैसे ट्रेवलॉग लिखने वाले हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखने वाले हैं। तो ये भी एक तरह से एक प्लस पॉइंट है आपकी नजर में? ये क्या मतलब, ये क्या है? ये प्लस है आपके लिए कि एक संपादक होने के नाते, एक मैगजीन होने के नाते? ये मेरे लिए फायदा है मुझे कि मैं अलग अलग तरह के लोगों से कॉन्टेक्ट्स हैं और मैं वो पढ़ सकती हूँ। और मैंने तो इतना सीखा, मैंने सारी उम्र में जितना पढ़ा था, अब एडिटर बन के मुझे इतना कुछ पढ़ने को मिल रहा है कि मैं तो खुश हूँ, इतनी बेहद खुश हूँ। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है मैगजीन के लिए। मेरे पास मैटर आता है तो मैं खुद ही मैटर सिलेक्ट करना होता है मैंने, और अलग अलग कॉलम वाइज मैंने कंपोज करने के लिए भेजना होता है। और कंपोज होके वो मेरे पास जब भेजते हैं पीडीएफ में, तो मैं प्रूफ रीडिंग भी खुद ही करती हूँ, प्रिंट निकाल के तो उसकी प्रूफ रीडिंग खुद ही करती हूँ, क्योंकि और कोई नहीं, ये सारे काम मेरे अपने ही ऊपर है। प्रूफ रीडिंग करनी है तो फिर एक बार फिर पढ़ा जाता है वो, तो कई बातें जो इधर उधर छूट गई होती है वो पढ़ी जाती हैं प्रूफ रीडिंग के बाद। फिर कई बार 2-3 बार प्रूफ रीडिंग, और मैं ये एक फायदा ले लेती हूँ कि जो शायर लोग हैं उनको मैं उनकी कविता सेंड कर देती हूँ कि भाई पढ़ के देख लो, साथ में वो भी देखें, उनको पता चल जाए, कोई गलती ना रह जाए। मेरा ये कंसर्न है मेरा कि कविता में कोई गलती ना रह जाए, तो वो कविता मतलब उस हिसाब से होता था। तो ये मिलजुल के भी काम हो जाता है, कोऑपरेशन। एक इंटरनेट का ये भी मुझे फ़ायदा हुआ कि ये मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, अदरवाइज मैं प्रूफ रीडिंग तो आप ही करती हूँ, तो जो खुद करने से मुझे एक और फायदा हो रहा है ये। तो राइटर्स का जो आपने बोला कि सर्कल, उस सर्कल का भी मुझे इतना फायदा है कि मैं कभी मैटर मुझे चाहिए, कभी वो मुझे पूछ लेते हैं। मुझे अलग अलग तरह का मैटर, आप तो मैगजीन शुरू से देख रहे हैं इतने सालों से कि विविधता है मैटर में, तो ये अलग अलग तरह का मैटर मुझे मिलता रहता है। और वैसे अगर कहें तो जैसे जेंट्स लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, औरतों के लिए वैसा नहीं है कि वैसा मैं कहूँ कि मैं सारे राइटर के साथ इंटरेक्शन हो सकती हूँ तो मैं कुछ फ़ायदा ले सकती हूँ, वैसा नहीं है मेरे पास। मेरे लिए एक अलग तरह का विधि विधान है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना कॉन्टेक्ट हो सकता है, सर्कल है, उसका मेरे मैगजीन को फ़ायदा ज़रूर होता है, और मैगजीन का काम करते करते मुझे भी। और यही चीज़ मुझे जिंदा रखे हुए है, यही चीज मुझे एनर्जी दे रही है, यही चीज मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। दिस इज माय लाइफ नाउ। नीता मैडम हमारे कॉलेज की हैं, वरिष्ठ प्राध्यापिका, वो कुछ पूछना चाह रही थी। हेलो नीता मैडम। हाँ जी, थैंक यू जसविंदर जी, थैंक्स Artinder जी, it was very nice listening to you and knowing about your struggles and
how you have, proved that talent has no age and no boundaries. और इस एज में भी आप अपना मैगजीन निकाल रही हैं, and perseverance is very clearly evident in what we could hear you. मैडम संधू, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आजकल की जो जनरेशन है, यदि उनसे हम इस बारे में बातचीत करें तो मैगजीन को लेकर वो बहुत डिसइल्यूजन से हैं। वो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पसंद करेंगे, अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना पसंद करेंगे। अगेन, जैसे जसविंदर जी का प्रश्न था कि डिजिटलाइजेशन को लेकर दे आर ऑलवेज वेरी एंथुसियास्टिक, बट समहाउ मैगजीन्स को लेकर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड एट टाइम्स कभी अपने स्टूडेंट्स से भी ऐसे बातों बातों में कभी बात करने का मौका मिले तो बड़े अजीब सी बात सुनने को मिली कि स्टूडेंट्स कहते कि मैम, एक तो वो रेम्यूनरेटिव नहीं है, मैगजीन्स आजकल कोई पढ़ता नहीं है, एंड सेकेंडली मैगजीन्स चलाने के लिए कुछ एक गॉडफादर का होना बहुत जरूरी है। सम काइंड ऑफ strong endorsement should come from a quarter, whether it is a political ideology or whether it should be endorsed by some celebrity or something. So they prefer exploring avenues on the digital platform as compared to magazines. But because I think कि magazines की availability बहुत कम है, इसलिए यंगर जनरेशन में तो इसका जो लव फॉर मैगजीन्स है वो बहुत ही धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है, हो ही गया रादर। आई रिमेम्बर माय यंग डेज, हम लोग कैरावैन, इंडिया टुडे इतना शौक से पढ़ते थे, और हमारे तो केस स्टडीज बिजनेस वर्ल्ड और बिजनेस टुडे में से आया करती थी और वो पढ़ते थे, और वो आज भी पढ़ने का बहुत शौक है। बट यंगर जनरेशन में ये चीज नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यू आर राइट, यंगर जनरेशन में इंटरनेट ने बहुत सारी चेंजेस ला दी हैं और ड्रास्टिक चेंज है ये। मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है अमेरिका में, और उसके 2 छोटे बेटे हैं और एक बेटी है। और पहले होता था कि जब 4-5 दिन के बाद हम सामने बात करते थे तो वो लोग मुझे ड्राइंग दिखाते थे, मैं सोचती अब क्या बनाया, तो वो ड्राइंग्स दिखाते थे मुझे कलरिंग की। जो अब लॉकडाउन में क्या हुआ कि ऑनलाइन स्टडीज होने की वजह से वो सारे का सारा मुझे वही दिखाते हैं। मैं पूछती हूँ क्या किया, ट्विंस दो, तो मैं पूछती हूँ अर्श क्या किया, अनिल क्या बनाया, तो वो मुझे वो टॉयज दिखाते हैं, ये बनाया वो बनाया, और वो शरारत कुछ करते रहते हैं। ये ड्रास्टिक चेंज है। लेकिन बावजूद इसके जो किताबें हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए किताबें वैसे ही प्रिय रहेंगी जैसे है हमारे। ये ठीक है कि दुनिया बढ़ रही है, ये लोग कम हो जाएंगे पढ़ने, लेकिन किताबों की इम्पोर्टेंस फिर भी वैसी बनी रहेगी। मुझे याद है मेरी एक कहानी छपी थी 4-5 साल पहले, पंजाबी ट्रिब्यून में मेरी एक कहानी छपी। तो मुझे एक लेडी का फोन आया चंडीगढ़ से, मुझे अब उसका नाम याद है। तो उसने कहा, वो बहुत तरले कर रही थी, ऐसे तरले कर रही थी कि देखो ये जो कहानी है ना, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करवाओ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराओ, पंजाबी में लड़कियां पढ़ती नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये लड़कियां पढ़ लें ये कहानी, वो समझ जाएं, कुछ आप करो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ करके फिर मैं कैसे करूँ, लेकिन ये लोगों में जर्निंग है। ये एक तो हमारी जनरेशन में ये है कि जैसे आपने सोचा हम लोग नेक्स्ट जनरेशन तक ये अच्छी चीज़ें पास ऑन करना चाह रहे हैं। तो ये हम एक ही नहीं है, ये ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उनकी जो कोशिश है ना वो बिल्कुल सारी ज़ाया नहीं जा रही। उनकी कोशिश कुछ ना कुछ कोशिश उनके फ्रूटफुल भी ज़रूर हो रही है। ऐसे लोग ज़रूर हैं। मेरी बेटी की बेटी है, वो अब जर्नलिज्म कर रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो उसको शुरू से 6वीं जो जब 5वीं 6वीं थे
उसको बोलना कि जब फर्स्ट आई है तो पास हुई तो क्या चाहिए, उसने बोलना एक बुक ले दो, और उसको वो खुद ही फिर वो खुद ही ऑर्डर करके बुक्स मंगवाने लगी। और वो इतनी अच्छी पोएट्री लिखती है, वो इंग्लिश में लिखती है। उसकी 9th में पढ़ते हुए उसकी पोएट्री की एक किताब पब्लिश हो गई थी वो, और वो पोएट्री किसी बच्चे की नहीं है, वो मैच्योर पोएट्री है। लेकिन जिन लोगों को पढ़ने की इच्छा होती है वो इंटरनेट से भी पढ़ लेंगे, वो किताबें भी पढ़ लेंगे, क्योंकि काफी कुछ पुराना सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगा। उन लोगों को ये भूख जगेगी कि हम किताबें पढ़ें, तो वो किताबें भी पढ़ेंगे, तो किताबों की दुनिया साथ साथ जिंदा रहेगी, ये मेरी उम्मीद है। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हैं और भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत सारे हैं। कोई भी कुछ पूछना चाहता है अर्तिंदर जी से, कोई बात करना चाहता है तो वो प्लीज अपनी बात रखें। नमस्ते मैम, मेरा सवाल था कि आपने अपनी मैगजीन के लिए कोई एडिटर वगैरह क्यों नहीं रखा हुआ? जी नहीं, मैं मैगजीन खुद ही सारा काम करती हूँ, सिर्फ कंपोज करवाती हूँ। मैं किसी से एडिटर तो मैं खुद हूँ, और मैं सारा कुछ ही हूँ एक्चुअली। मैं प्रूफ रीडर भी हूँ, मैं सिलेक्टर भी हूँ, सब सिर्फ मैं एक लड़के से कंपोज करवाती हूँ, और बाकी सारे काम तो मैं खुद ही करती हूँ। प्रिंटिंग जरूर प्रेस से ही होनी होती है, वो मजबूरी है, बाकी का काम मेरा अपना ही है। मतलब आप वन मैन आर्मी है, सारा कुछ जी। आप वन मैन आर्मी है आप, जिसमें सब कुछ आपको खुद जो है इस ये करते हुए आपको खुशी महसूस होती है। यस, ये खुशी महसूस होती है कि एक अब तो आदत पड़ गई है कि एक चाव रहता है, खुशी होती है मुझे काम करके। और मुझे जब अब अभी वो एक आपको जैसे बात हुई थी कि एक किताब मैंने कल ही छपने के लिए भेजी, किसानी के बारे में कविताओं, जो 70-80 लोगों की कविताएं। मैंने इतने इन दिनों में 2-3 हफ्ते, पिछले 2-3 हफ्ते निमोनिया की वजह से बेड पे रही, तो बैठा नहीं जाता था, लेटा नहीं जाता, तो बैठे बैठे मैंने किताब कंपोज कर ली, क्योंकि काम मेरे लिए एक टॉनिक बन गया है असली। तो वो किताब एडिट करके कल भेजी। आज मुझे किसी का फोन आया कि आज तो आप रेस्ट करो। मैंने कहा रेस्ट तो मेरी डिप्रेशन है, मेरे लिए अब काम जो है वही एनर्जी है, वही टॉनिक है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, काम ही एनर्जी देता है मुझे। तो जैसे हमारे हिंदी पत्रकारिता के भी बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक पत्रिका निकालने के लिए, चलिए आप तो जो है एक प्रिंट पत्रिका निकालती हैं, लेकिन अगर डिजिटल में भी निकालनी हो तो उसके लिए क्या क्या टिप्स आप उनको देंगी? कि जैसे युवा पीढ़ी का रुझान जो है ज्यादा डिजिटल की तरफ है, तो उसमें भी जैसे हमारे यहाँ जब अदिति महेश्वरी वाणी प्रकाशन से आई थी तो उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हमने सुना ही नहीं था कि डिजिटल संपादक भी हो सकता है, लेकिन आज हमें उसकी जरूरत पड़ रही है। तो इस तरह अगर ये बच्चे कुछ अपना शुरू करना चाहेंगे मैगजीन के तौर पर, डिजिटल पे भी, तो बेसिक तो बातें संपादक की जैसे होती हैं पत्रिका की वैसे ही होंगी, तो वो आप कुछ जो है इन्हें टिप्स दें कि किस तरह वो कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जब बात की जाती है, वो इच्छा होना जरूरी है, उसके बाद नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज के, बिना थॉरो नॉलेज के, आपको लिटरेचर की नॉलेज होना चाहिए पहले। लिटरेचर में पढ़ने का अब खुद आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अपना इंटरेस्ट होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम चाहेंगे कि हम क्या क्या कर लें। हमारे एक प्लान होगा माइंड में बनेगा कि हम कैसा मैगजीन निकालना चाहते हैं, हम वो क्या चीजें जिनको इम्पोर्टेंस देनी है, किनको सिलेक्ट करना है, उनके लिए आप कहाँ से मैटर लेंगे वो सोचना पड़ेगा। और जो मैटर ले रहे हो आपको किस तरह का मैटर प्रेजेंट करना, उसके कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी एक फॉर्मेट होता है, ये भी आपके लिए सोचने का जरूरी होगा। लेकिन सबसे पहले अपनी नॉलेज के अपने अंदर वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सिलेक्शन के मैंने क्या करना है, वो जरूरी होगा। और उसके लिए साथ बेशक हम लोग किन लोगों से जुड़ते हैं, इंटरनेट जो नए बच्चे निकालना चाहेंगे उनके लिए पहले इस समाज
को जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि इतने बच्चों को, तो मैं कहूँगी लड़कियों को, कि इतने धोखे हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। आपको तो बहुत स्ट्रॉन्ग होके, बहुत साउंड होके चलना पड़ेगा, तो फिर ही आप काम कर सकोगे। इसलिए सबसे पहले अपना लिटरेचर में इंटरेस्ट पैदा करें, उसके लिए सिलेक्शन है, एक प्रूफ प्लान एक बनाया जाए और उसके हिसाब से फिर काम किया जाए। जब आप चलोगे तो फिर रास्ते मिलते चले जाएंगे। हाँ, दीपमाला जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? दीपमाला हमारे कॉलेज में हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हैं। दीपमाला जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे बच्चे जो लिखना चाहते हैं और जो भी समाज में घट रहा है, तो क्या उनको अपनी कल्पना में उसको वैसे ही स्थान देना चाहिए या उसको कुछ परिवर्तन करके उन्हें मतलब लिखना चाहिए, ताकि लोग उसे पढ़ें, उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं लोग पढ़ें? क्योंकि बच्चे लिखने का शौक रखते हैं पर कहते हैं कि मैम हमारी छपती नहीं है कहीं कविता, और कोई लाइक नहीं करता, हम एफबी पे भी डालते हैं। मतलब ये सारी चीजें मैं बस थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके विषय कैसे होने चाहिए अगर वो लिख रहे हैं। तो ये जो देखो, ऐसा है कि अगर आप कविता की बात करती हैं तो कविता सारी की सारी दिमाग नहीं होता। बेशक दिमाग का पार्ट तो उसमें होता है, लेकिन उसमें भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, आपके दर्द होते हैं, आपकी खुशियां होती हैं। तो आप कविता तभी लिखोगे जब आपके अंदर वो प्रेशर बन जाएगा। जैसे बारिश होती है, वो प्रेशर जब तक नहीं बनता तब तक वो बारिश नहीं गिरती, बादल नहीं बनते, और बादल बन भी जाते हैं तो पूरा प्रेशर नहीं बनता, पूरा माहौल नहीं बनता, तो नहीं बनती। तो असली कविता तो वही है जो जो पूरा प्रेशर बन के आएगी। लेकिन जब आप बच्चे होते हैं, जब मैं भी बच्चे, मैं सहमन से कविता लिखती थी, तो होता क्या कि आपको एक मन करता है लिखने को, तो आप जो मन आता है लिखते थे। पहले तो मैं भी अपने आप में अपना इंटरेस्ट शेयर कर लूं कि जब मैं सपने में मैं रोज कविता लिखे जाना, जब कापी पूरी भर गई तो मेरे मदर रद्दी देने रद्दी को मैंने कहा ये तो भर गई, अब ये दे दो। तब आपको पता नहीं होता वैल्यू का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमारे टाइम पे बिल्कुल पता नहीं था। हम देश प्यार की कविताएं लिखी, जो लिखा वो सब ऐसे, कापी फेल हो गई, अब दूसरी कापी शुरू कर लो। तो ये तो शुरू में ऐसा होता है। तो लेकिन जब जो पढ़ते हैं, इसके लिए, लिखने के लिए पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी, जिसे भी लिखने की इच्छा है, जिसे भी वो भावनाएं ऐसी हैं, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए ये नहीं कि हमने कॉपी करना है, वो है कि हमारे अंदर इतना कुछ पड़ा है। हमारे अंदर एक यूनिवर्स है, जितने यूनिवर्स है हमारे अंदर, पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, उनको हम जान नहीं पाते जब तक हम लोग खुद नहीं पढ़ते। जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, तो हमारे वो यूनिवर्स जो है, उनके कुछ अंश, कुछ थ्रेड्स को ऐसे टच हो जाते हैं। वो जब टच हो जाते हैं तो हमारे अंदर के वो साइड्स जग जाती हैं, तो हम लिख पाते हैं। लेकिन जब कविता लिखते हैं तो कविता लिख के हमें जो समझदार लोग हैं, अभी अभी तो मैं भी, मुझे भी ऐसे होता है कि कभी कविता आपको इतना प्रेस करती है, आप रात में उठ के लिख देते हो। पहले तो कभी ऐसा भी हुआ कि मैं, सब सोए होते तो मैं उठ के बाथरूम में चली जाती, वहां लाइट जगा के दरवाजा बंद करके मैं लिख के आ जाती। बिल्कुल तो मैम। ऐसा हुआ। लेकिन सुबह को याद नहीं होता, अगर वो पढ़ा नहीं, जब तक मुझे याद नहीं होता कि वो ने क्या लिखा था, फिर पढ़ के जाता, फिर आप क्या करना चाहिए कि उसको छोड़ दो। लिखा गया है ना, जो उसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन छोड़ दो, आप और पढ़े जाओ। जब काफी दिन के बाद आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये वर्ड्स तो रिपीट हो गए, ये आइडिया रिपीट हो गया, इसके तो बिना भी चल सकता था, ये तो वहां भी एडजस्ट हो गया। तो फिर आप उसको एडिट करते हैं। जब एक बार एडिट नहीं, मेरी तो कविता कई बार 20-25 बार भी एडिट हो जाती है, शायद ज्यादा बार भी एडिट हो जाती है। जब लगता है कि अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, अब ये ज्यादा मीनिंगफुल है, तो ऐसा करते करते कई बार, आप कितनी ही बार करते हो। ये मोबाइल से मैं शेयर करना चाहूँगी, मोबाइल से ये आसान हो गया। मैं कागज पे लिखती थी, अगर मैं 25-30 बार कागज पे लिखती सारी कविता तो मुश्किल हो जाती। अब मैं वो क्या करती हूँ कि मैंने टाइप की हुई है, तो फिर मैं कॉपी पेस्ट करके उस पर गलती
गलती ठीक करके फिर से कर लेती हूँ। ये एक मुझे भी फायदा हो गया। मतलब ऐसा आप एडिटिंग पहले लिखना, फिर उसे छोड़ देना, फिर कुछ दिन बाद उसे पढ़ना और एडिट करना अगेन एंड अगेन, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि पढ़ के तो सीधी क्लिक कर रही है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। लेकिन जी पढ़ना, मैम। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। ये आपने मैम बहुत सही बात कही कि किसी भी चीज को हम एक बार एक फ्लो में लिख लेते हैं, हमारे दिमाग में आया और हमें परेशान कर रहा होता है जो लिखने वाले लोग होते हैं। कई बार ऐसे भी मैंने भी बहुत कुछ लिख लिख के छोड़ा हुआ है, जब उसको दोबारा पढ़े तो लगता है इसको यार सही करना चाहिए, ये यहाँ पर ये लाइन सही नहीं हुई, ये बात यहाँ पे सही नहीं कही गई, ये उस तरह से अपना अर्थ नहीं व्यक्त कर रही। तो वही बात है कि हाँ, जो भी बच्चे हैं वो सुन रहे हैं, और समझ लीजिए आप सभी, जो भी बच्चे कहते हैं मैम, कई बच्चे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं मैम मेरी कविता पढ़ो, तो उनको मैं यहाँ समझा रही हूँ कि बेटा आप उसको लिखकर पहले, जैसे मैम ने बताया, 1 महीना पहले छोड़ दो और उसके बाद उसको फिर दोबारा पढ़ो और फिर लिखो और फिर मुझे भेजो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो धन्यवाद मच, मैम, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। यू सो मच। कोई और भी किसी ने हाथ खड़ा किया है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? प्लीज अपना नाम बताएं। अंजू जी? जी मैम। हाँ, अंजू भी हमारे कॉलेज की हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हैं। ये कुछ बात करना चाहती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। एक मिनट, फोन का कनेक्शन कट रहा है, मैं दोबारा से कर रही हूँ जी। जी। ये इंटरनेट का ये भी है, इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ हमें जो है इसके साथ ना सींग अड़ाने पड़ते हैं अपने। मैम आपके यहाँ पे अभी इतने कम बच्चे हैं तो आराम से हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो पता नहीं कैसे, मतलब बार बार लोगों के सिग्नल टूटते हैं जब जहाँ पे भीड़ लगती है। तो लेकिन बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम हर बार हो रहा है, हर बार बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीपाला जी। हेलो। हाँ जी सॉरी, हाँ जी वो अंजू इधर जी। फोन आ गया तो कनेक्शन कट गया था। हाँ तो जी मैं मैम। अंजू जी आगे करती हूँ। हाँ, जी जी प्लीज। मैम नमस्कार। देखिए मुझे पूछना नहीं है, मुझे सिर्फ आपका जैसे जो आपने बताया, जो अभिव्यक्ति थी आपकी हर एक चीज़ को पूरा अच्छे से बताने की, बहुत प्रेरणा मिली मैम। कोशिश करेंगे उसी तरीके से करने की। और बहुत सारी बातें ऐसी पता चली, जैसे आप एक आत्मनिर्भर हैं, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहती हैं। ये सबसे एक प्रेरणा का पॉइंट है हमारे बच्चों के लिए भी, कि भाई जब हम सोचते हैं किसी काम को करना तो वो हर काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इस संसार में। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो मुझे यही मिली। और मुझे मेरा थोड़ा सा एक नज़रिया ये बदला आपको सुन के, कि हाँ, कि हर काम हो सकता है, बस थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है, हार नहीं माननी है। एग्जैक्टली। जी देखो, थैंक यू मैम। जब लोग मुझे मिलते हैं ना, तो जिन्होंने कभी 10 रुपए भी नहीं दिए ना, जी मैम। वो मुझे पूछते हैं फिर मैगजीन का खर्चा निकल जाता सारा, ये खर्चा निकल जाता है सारा, जिन्होंने 10 रुपए भी कभी दिए नहीं। तो मैं कहती हूँ कि जब मैंने बच्चा पैदा कर लिया तो खर्चा कौन करेगा, मैं ही करूंगी। तो फिर वो चल रहा है। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना, मतलब ये जब आप चलते करते हो एक्चुअली, जब हाँ, दूसरे लोग बहुत बहुत बार मैंने एक सेंटेंस सुना, इधर घर फूक के तमाशा देखना है, यानी कि मैगजीन निकालना, अपना घर जला के तमाशा देख रहे हो। मुझे हर बार ये जवाब देना पड़ता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही घर नहीं है। पैसा तो खर्च करने के लिए है, वो अलग है कि हम कितना कर सकते हैं, वो हमारा फैसला है कि हम कितना कर सकते हैं। लेकिन जब हमने फैसला कर लिया कि ये पैसा जो है खर्च करने के लिए है, और तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ये माइंडसेट का मसला, एक्चुअली ये मसला माइंडसेट का है, ये घर फूकने वाली बात नहीं है। अब ना मुझे ये कभी अपील की है। तो मतलब इसके मतलब मैं सोचती हूँ, अगर मैं ये खर्च नहीं कर रही होती तो हो सकता है मैं डिप्रेशन से कितनी बीमारियों का शिकार हो जाती। अब मुझे यही चीज़ एनर्जी दे रही है, मैं रेगुलरली काम कर रही हूँ, तो मुझे काम से ही एनर्जी मिल रही है, लाइफ मिल रही है। तो दिस इज टॉनिक एंड लाइफ प्रोसेस फॉर मी। तो मैं समझती हूँ, जी लेकिन एक प्रॉब्लम प्रेरणा यही स्रोत। है कि कभी भी मैंने, जब तक मैंने सोचा कि कोई हेल्प मुझे आएगी, मुझे प्रॉब्लम्स रही।
जब मैंने सोच लिया खुद ही हेल्प अपनी, खुद ही हेल्प, खुद ही सब कुछ करना है, तो मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मैं आनंद से काम कर रही हूँ तब से इसी तरह। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम, शुक्रिया बहुत। अर्तिंदर जी, जैसे आप स्कूल में अध्यापक रही, फिर प्रिंसिपल रही, फिर कवित्री भी रही, अब संपादक भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी शख्सियत का कौन सा हिस्सा जो है ज्यादा मुखर के सामने आ पा रहा है, जिसमें आप खुद को ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत कर रही हैं? एक्चुअली ये लाइफ में हम कितने रोल प्ले करते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। ये जो आपने बोला ना, वो हिस्सा, वो पार्ट, वो चेंज होता रहता है। जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं, वो जब मैंने टीचर बनी तो आई वॉज ए थॉरो टीचर। तो मैं नॉट ओनली साइंस टीचर, मैंने क्या करती थी कि मैं साथ में जितने भी काम इधर उधर वाले होते थे, वो जो नहीं लोग करते थे वो मैं कर लेती थी। तो घर के काम भी, बच्चों के लिए भी मैंने बच्चों के बहुत मेहनत की है तब। तो फिर वो करते करते इतने सारे तरह के काम हो गए कि जब मैं इधर मैगजीन में आई तो फिर वो मुझे लगता है कि वो मेरी एक और लाइफ थी, वो मेरी एक जिंदगी थी अनमैरिड, फिर मेरी मैरिड दूसरी जिंदगी, और ये थर्ड लाइफ है मेरे पास। इसमें मेरे वो पार्ट्स जो सारे के सारे मैंने काम किए, जो पढ़ा, जो लिखा, जो मैंने इंटरेक्ट किया, जो सीखा, जो एब्जॉर्ब किया, वो सब मिक्स होके एक जो शख्सियत बनी है मेरी। मैं ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं मान से नहीं कह रही कि जो बनी है बहुत नहीं है, कुछ जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन मैं जितने भी ऑर्डिनरी जो भी हूँ, वो मेरी वो सारे का सारा जो मैंने काम किए हुए लाइफ में, पूरे वो सारा मिक्सअप होके फिर मैं डेवलप हो सकी हूँ मैं। और ये अब मेरा पार्ट जो है वो एक बेसिकली आई एम ए रीडर। मुझे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि व्हाट इज अर्तिंदर संधू, शी इज रीडर, राइटर और एडिटर एंड व्हाट एल्स। तो मैंने कहा कि बेसिकली आई एम ए रीडर। और रीडर के साथ साथ जब मैं राइटर बन गई तो इन दो चीजों से, रीडर और राइटर के कॉम्बिनेशन से ही एडिटर पैदा होता है। अगर आप रीडर नहीं हो, राइटर नहीं हो, तो एडिटर बनना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो मेरे तीनों पार्ट्स मेरे जो है वो मेरे अंदर अंदर साइड बाय साइड चल रहे हैं, रीडर एंड राइटर एंड एडिटर। मैं अभी भी फेरोशियस रीडर हूँ। मैं जहाँ भी मोबाइल में मिल जाए, कहाँ भी कहीं भी मिल जाए, मतलब पढ़ने की मुझे वो लग जाती है, तो पढ़ती रहती हूँ अभी। सो वो मेरा मिक्सचर होना है तीनों चीजों का। नहीं, वो तो हम कहेंगे कि वो इससे तो आपका जो व्यक्तित्व है और भी संपूर्ण बन रहा है कि सारे हिस्से जो हैं जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी से कुछ भी जो है माइनस नहीं होता। जो हम जी कर आए हैं वो कहने को समा जरूर बीत जाता है, लेकिन वो अब हमारे अंदर रहता है, हमें कुछ ना कुछ दे के जा रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो किसी के भी व्यक्तित्व को जो है पूर्ण करती हैं, संपूर्ण करती हैं। Yes. तो अभी और कोई कुछ पूछना चाह रहा है मैडम से? किसी का कोई सवाल है? जी जसविंदर। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? इस तरह मेरे मैंबर्स भी ने, मतलब ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰਸ ਅਕਸਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ और कोई कुछ बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ हाँ ਚਾਹਾਂਗੀ जरूर 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 जरूर। ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੌਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵਾਈਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਸਿੱਪੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 18 ਮੀਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 17-18 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਣਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਰਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। किसी ने हाथ खड़ा किया था, कोई पूछना चाह रहा था?
यस मैम। हाँ जी, पूछिए। जी जी। मैम हम हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं, मैं मतलब फर्स्ट ईयर है। हमारा क्या होता है कि हमारे में तो दोनों फील्ड होती है, एक न्यूज़पेपर लाइन भी होता है हमारा, और प्रिंट मीडिया के साथ साथ हमारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होता है, जहाँ पे हम फ्रंट पे काम करते हैं। हमारे माइंड में बहुत कुछ होता है, मीन्स स्टार्टअप है, बच्चों के दिमाग में होता है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत कुछ है, पर वो चीज़ हमारी ना एक सेट पे नहीं लग पाती है, फोकस नहीं आ पाता। दिमाग में बहुत कुछ होता है करने को कि ये भी करना है, ये भी करना है, पर वो सेटअप नहीं हो पाता। तो उसके लिए कोई वे हो। क्या पूछा आपने कि क्या होना चाहिए मैगजीन में? नहीं नहीं, मैम हमारे माइंड में ना बहुत सारी चीजें होती है फर्स्ट ईयर में एंटर करते वक्त कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैम वो चीज सेटअप कैसे हो कि हमें उसे सही चीज में लगानी है, तो उसके लिए कोई आइडिया मिले। हेलो, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं रही तो मैं बता देती हूँ। वो ये पूछ रहा है कि जब हम फर्स्ट ईयर में दाखिल होते हैं तो हमारे अंदर बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमें वो सब कुछ एक्सप्रेस कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में, दिल में उमड़ घुमड़ रहा है, लेकिन वो उसको अभिव्यक्ति कैसे देनी है। यही पूछ रहे हैं ना संजीव आप बेसिकली? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने दूसरे राइटर से भी सुना, सबसे यही सुना कि इसके लिए यू हैव टू रीड अ लॉट। आपको पढ़ने के लिए, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने के लिए यू हैव टू रीड अ लॉट। पढ़ना, जब पढ़ते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग, अपने अंदर से ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी फिर, इसलिए पढ़ते रहना जरूरी है। ठीक है कि क्या लिखना है ये सोच के नहीं लिखा जाता कि क्या लिखना है, कि जो मन में आया वो लिखो, वो लिख लेते हैं। उसको फिर जब हम लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो फिर उसको एडिट करते हैं, तो वो एक रेगुलर प्रोसेस है जो चलता रहेगा, जो हमें सिखाता रहेगा, खुद ब खुद अंदर से फिर समझ आती रहेगी। लेकिन उसके लिए रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं समझती हूँ। वो समझ तो तभी आएगी जब हम बहुत सारा पढ़ेंगे, जो मेरी मुताबिक है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। ये नहीं, जो बड़े बड़े राइटर्स के साथ मेरी बात होती है, तो जब मैंने शुरू में दोबारा से मैंने कितने साल के बाद मैंने ये लिटरेरी सर्कल में दोबारा ज्वाइन किया, एंटर किया, तो मुझे सारे के सारे लोग कह रहे थे कि पढ़ो। मैंने बहुत पढ़ा हुआ था, लेकिन वो एक साइड पे हो गया था, तो फिर मैंने फिर से पढ़ा। वो पढ़ना जो है वही अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करता है, इसलिए पढ़ना, समझ के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी एक कोई और छोटी सी नज्म हमें सुनाएं। एक नज्म मैं छोटी सी शेयर करती हूँ। हिंदी में करूँ या पंजाबी में? हाँ, पंजाबी सुनाओ। पंजाबी ओके, मैं हिंदी में सुना दो। कविता है। आप हिंदी में अच्छा रहता है क्योंकि हम लोग हिंदी समझते हैं। हिंदी हाँ, हिंदी में हिंदी में सुनाओ समझ जी। रहे हैं जी? जी मैम, पंजाबी समझ में नहीं आ पा रहा। हिंदी में सुनाओ। हिंदी में सुना दूं? चलो हिंदी में। हाँ। मैं हिंदी में मैं साथ साथ हिंदी में पंजाबी निकाल के मैं साथ साथ हिंदी में उसे अपनी समझ के मुताबिक करती जाती हूँ। एक मेरी कविता जो मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ का फंडा भी है, मैंने वो कविता है थोर। थोर मीन्स कैक्टस। कैक्टस के कैक्टस आप देखते हैं, वो कैक्टस नहीं जो गमलों में लगाए जाते हैं। एक्चुअली कैक्टस इज अ वाइल्ड प्लांट। तो ये कहाँ होता है? ये पत्थरों पे होता है, ये रेत में होता है, ये मिट्टी में होता है, जहाँ उजाड़ में होता है, जहाँ कुछ नहीं है। तो ये क्या करता है, ये कैक्टस क्या करता है कि ये अपने कांटे जो हैं वो अपने लीव्स ने, कैक्टस ने क्या किया होता है सिस्टम, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है, जो लीव्स है ना, इसने लीव्स को कांटों में ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है। क्योंकि लीव्स के, अगर लीव्स होते हैं तो वो बहुत सारा पानी निकल जाता है प्लांट से, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, निकल जाता है तो
फिर ये उन्होंने कांटों में बदल लिया हुआ है कि मेरा पानी लूज ना हो। किसी ने पानी नहीं वाइल्ड कैक्टस को देना, तो कैक्टस क्या करते हैं, अपने अंदर पानी जमा रखते हैं, इसलिए मोटे मोटे हो जाते हैं वो। तो मोटे होके वो अपने अंदर पानी भी अपना जमा रखते हैं, अपनी एनर्जी भी जमा रखते हैं, तो लीव्स को कांटों में बदल लेते हैं। तो फिर उससे ये सरवाइव करते हैं। इनको जरूरत नहीं है कि कोई पानी दे ना दे, धूप आए ना आए, ये जीते रहते हैं और अपनी स्टडी अपने मौसम में फूल खिलाते हैं। तो ये कविता थी मेरी थोर, जो मेरे लाइफ का फंडा फार्मूला है अपने लिए। बिरखों के, हाँ जी, आप एक प्रोसेस है कि ये जेंट्स की गुटबंदियां, जेंट्स की ग्रुप्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से प्रमोट करते हैं लोगों को। ये फैक्ट है, आपको सबको पता होगा कि वृक्षों के मर्दाए जंगल में, वृक्षों के मर्दों वाले जंगल में वृक्षों की फैलती शाखें कहीं ना कहीं आपस में मिलती, तानों बानों में गूंजती पंक्ति। बीच बीच में से आई धूप के बीच कुछ छोटे पौधे पनपते, पर आशीर्वाद वाली धूप से दूर कहीं पनपती है कैक्टस। वो कैक्टस रेत वाली, पत्थर वाली, मट्टी वाली, किसी भी तरह की जमीन के ऊपर पनप जाती है और अपने ही कतरे जमा करके वो खुद को गूंथ लेती है। और क्या करती हैं वो बाहर की उड़ीक करती हैं, ना मौसम के ऊपर टेक रखती हैं। वो क्या करती हैं, अपनी ग्रीनरी से, अपने ही बीच में से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के, अपने रंग के फूल खिलाती हैं और मान से जीती हैं। और यही धर्म खुद से निभाते हुए मेरा भी धर्म परिवर्तन हो गया एक कैक्टस में। मेरा भी धर्म परिवर्तन हो गया एक कैक्टस। ये मैंने ट्रांसलेट साथ में करते हुए थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पर मेरा ख्याल है कि ये सेंस इसकी कन्वे हो गई होगी कविता। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं, क्योंकि बातें तो बहुत कर भी रहा है, मन भी कर रहा है कि चलती रहे, लेकिन समय की जो है पाबंदी है। तो अब मैं जरूर नीता मैडम से गुजारिश करूंगी कि वो एक वोट ऑफ थैंक्स जरूर दें। श्योर जसविंदर जी, एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। हाँ। Okay. So, Madam Sandhu, it was really a delight to listen to your struggles, your passion, and your perseverance over all these years. बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत ही जैसे कहते हैं कि बेसिक तरीके से एक आपका कनेक्ट रहा अपनी ऑडियंस के साथ, और आपने जो अपना स्ट्रगल हम लोगों के साथ शेयर किया है। एंड आपको सुनने के बाद एक बात जो मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली बैठ सी गई है कि चाहे आप लिटरेचर से रिलेटेड रहे हैं या राइटिंग में हैं, पैशन का होना किसी चीज के लिए बहुत जरूरी है। इन पैशन इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट कैन enable you to fight against all odds. वो हमें एक मनोबल भी देता है और एक शारीरिक जोश भी देता है। और आपके हर लफ्ज में, इवन आपकी जो पोएम्स हैं, उसमें मुझे वो पैशन, वो ड्राइविंग फोर्स, वो एक जज्बा नजर आया है, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। It was really heartening to hear you at this platform. माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी जसविंदर जी जैसी, आप जैसी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा मीडियम रहता है। So we are thankful that you spared your time. आप हमारे बीच आए, आपने अपनी जिंदगी के, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के, अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे पहलू शेयर किए जो बहुत इंस्पायरिंग थे, जो बहुत मोटिवेटिंग थे। मुझे पर्सनल लेवल पर एक बहुत पुश मिला है, एंड आई फील दैट
ये नहीं मैं सोचूं कि एज हो गई है तो कुछ चीजें जो रह गई हैं उनको भूल जाया जाए, नहीं, छोड़ना किसी चीज को नहीं है, किसी भी स्टेज पर उसको पिकअप किया जा सकता है। And I have to pursue that. This is what life is all about. The beauty of life is all about. Thank you so much, Madam Sandhu. आपके Thanks समय a lot. Thanks a lot. And thanks for giving me a chance to address and be in front of all of you. Thanks a lot. Of you. I enjoyed it. I really enjoyed it. Yeah, we look forward to hearing you once again. I hope the physical classes resume, and we would like to have you in person in our college. So thank you so much. Thank you. I would also like to thank Jaswinder ma'am for this wonderful moderation. She is I should say a precious asset in our college, and she has been moderating all these sessions very nicely. Jaswinder ji, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी थैंक यू करना चाहूंगी जो इस वर्किंग डे की आफ्टरनून में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, मैडम संधू को सुना, अपने सवाल क्लैरिफाई किए। थैंक्स टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, और एक बहुत स्पेशल थैंक्स, दिल से थैंक्स हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी शान है, जो हमारी शोभा है। आप लोग आए, आप लोगों ने सुना और अपने अगेन फीलिंग्स शेयर करी हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं। थैंक यू सो मच किड्स। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, टीचर्स का भी, स्पीकर्स का भी, रिसोर्स पर्सन का भी उत्साह बना रहता है। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम संधू वंस अगेन। We look forward to seeing you again. Thank you everyone. Goodbye everyone. Bye. थैंक यू नीता जी। Thanks Jaswindar ji. Thank you जी। एक बार सारे अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि, और एक बार जोर से क्लैपिंग भी कीजिए अर्तिंदर संधू जी के लिए, क्योंकि अब कॉलेज में तो हम नहीं है। कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज अपना। Thanks a lot. Clapping for you too. I have gained energy and more strength from you people. Really, I have enjoyed it a lot. Thank you ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot. ओके, थैंक यू अर्तिंदर जी, फिर मिलांगे जरूर। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रोग्राम में आप जुड़े, हमारे विभाग, हमारे कॉलेज के कितने सारे फैकल्टी मेंबर्स